हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग एनटीपीसी जीके प्रीवियस ईयर के क्रम में आज हम लोगों का चैप्टर होगा गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और पिछले क्लास में हम आपको 211 तक के प्रश्न करवा दिए थे, तो आज उसके आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज का 212 नंबर का क्वेश्चन और आज का पहला प्रश्न देखिए, एनटीपीसी सीबीटी 2 का प्रश्न है। सीबीटी 2 का प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है कि प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति हमें किसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी देता है। प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है हमें किसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी देता है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है किसके द्वारा लिखा गया था? तो हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। और किसके बारे में जानकारी देता है? तो गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। लेकिन प्रयाग प्रशस्ति की जो भाषा है क्या है? आपसे भाषा और लिपि दोनों पूछ सकता है। तो जो भाषा है नोट कीजिएगा, जो इसकी भाषा है वह है आपका संस्कृत। भाषा कौन सा है? संस्कृत। और लिपि तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं। जो इसकी लिपि है वह है चंपू। कौन सी लिपि है? चंपू लिपि है। बोलिए, बात क्लियर है? बात क्लियर? चंपू, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न करा कि हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? तो जो आपका हर्षवर्धन था और पुष्यभूति वंश का शासक था। पुष्यभूति वंश का शासक था हर्षवर्धन। और इसी हर्षवर्धन के द्वारा रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक नाटकों की रचना किया गया था। ये भी बात आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे चलते हैं। कह कि रवि कृति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की किसके विजय के बारे में वर्णन करता है? किसके विजय के बारे में वर्णन करता है? तो जो आपका ऐहोल अभिलेख है, जो ऐहोल अभिलेख है किसके द्वारा लिखा गया था? तो रवि कृति के द्वारा लिखा गया था। और एक बात यहाँ से और याद रखिएगा इस प्रश्न से कि जो हरिसेन थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि भी थे, ठीक है ना। चलिए आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ समझिएगा, तो पुलकेशिन द्वितीय के शासन काल में रवि कीर्ति थे और जिन्होंने ऐहोल अभिलेख लिखा था, ठीक है। और जो ऐहोल अभिलेख में है वह क्या है? तो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जो युद्ध होता है उसके बारे में चर्चा है। तो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 215 कराए कि निम्न में से कौन सा हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासन काल में कौन आया था? वेनसांग आया था। कौन सा आया था? वेनसांग। अगर केवल वेनसांग न हो तो आप जुआंग जंग में कंफ्यूजन में पड़ सकते हैं, लेकिन वेनसांग का ही नाम था जुआन जंग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और एक बात और, फाहियान किसके शासन काल में आया था? तो जो फाहियान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय, हाँ चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य कहते हैं, इसके शासन में क्या काल में था। और इब्न बतूता, तो इब्न बतूता था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मार्को पोलो, आप बताएंगे कि मार्को पोलो किसके शासनकाल में आया था? तो मार्को पोलो क्या नाम था? कुलशेखर। कुलशेखर के शासनकाल से संबंधित कौन है? मार्को पोलो। अगला प्रश्न देखिए, कि उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला जो व्यक्ति था वह कौन था? आर्यभट्ट। इसको आप कैसे भूल सकते हैं आर्यभट्ट महोदय को, ठीक। आगे चलते हैं। कह कि इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? तो हर्ष समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे वो हरिसेन थे,
और हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वो बाणभट्ट थे। ऑप्शन नंबर डी। आगे करें, चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में आया? देखिए वही प्रश्न है, बस आपसे थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के प्रश्न पूछ लिया है, तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन, मान के चलिए कि 50 से 60% क्वेश्चन जो आपके होते हैं प्रीवियस ईयर से ही होते हैं। तो वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न करा कि कौन एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया और 627 से 643 बीसी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है? कौन था? चीनी भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था। तो उस व्यक्ति का नाम क्या था? उस व्यक्ति का नाम था आपका वेनसांग। कौन सा था? वेनसांग। ठीक है, चलिए वेनसांग की एक पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। कौन सा? क्या नाम था उसका? पुस्तक शियुकी। क्या नाम था? शियुकी। ठीक है, शियुकी आपको याद रखने की आवश्यकता है। इसकी पुस्तक का नाम है शियुकी। चलिए अगला प्रश्न करा कि इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? देखिए फिर से वही प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, वेनसांग। अगला प्रश्न करा, इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा था? तो वही वेनसांग भारत आया और नालंदा में शिक्षा भी ग्रहण किया और शिक्षा दिया भी। आगे 121, 120, 121, अच्छा 121 दो बार हो गया। ठीक है, 121 आपका दो बार हो गया, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। 22 फिर करा कि बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो किसके बाणभट्ट दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। ठीक है, आगे चलें, कोई दिक्कत? और बाणभट्ट की भी एक रचना है जो काफी इंपॉर्टेंट है। कौन? हर्षचरित्र और कादंबरी। हर्षचरित्र और कादंबरी किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। ये दोनों बात, भाषा भी आपको याद रखना है और पुस्तक भी याद रखना है। हर्षचरित्र और कादंबरी संस्कृत भाषा में है। प्रश्न संख्या 123 आपके सामने है। प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक है? कौन? तो समुद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न हुआ करते थे और एक नवरत्न, अब जब आप पढ़ेंगे अकबर, तो उसके शासनकाल में भी नवरत्न रहा करते थे। तो जो आपका समुद्रगुप्त द्वितीय में नवरत्नों में शामिल थे, उनका जो नाम था, नाम नोट कीजिएगा, कालिदास, बराहमिहिर, धन्वंतरी, अमरसिंह, घटकरफक, शंकु, बेताल भट्ट, क्षणपक और बररुचि। इतना नाम था इनके नवरत्नों में। 9 व्यक्ति थे जिनको संयुक्त रूप से नवरत्न कहा जाता है। ठीक है, जिसमें 12 मिहिर का नाम हमने बताया, 12 मिहिर थे, बाकी इन तीनों उनके नवरत्नों में शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो नेपोलियन के नाम से जाने जाने वाला जो शासक था गुप्त वंश का, वह था समुद्रगुप्त। किसने कहा था इसको भारत का नेपोलियन? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, क्या नाम था उनका? विसेंट स्मिथ। विसेंट स्मिथ की एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ही
समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बताया था और समुद्रगुप्त खुद को लिच्छवी दौहित्र भी कहता था। ये दोनों बात आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न करा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम है। बहुत फेमस क्वेश्चन है। इनके पुत्री का जो नाम था वो था प्रभावती गुप्त। क्या था? प्रभावती गुप्त। और इस प्रभावती गुप्त का शादी होता है महाराष्ट्र का एक वंश है जिसका नाम है बकाटक वंश। उस बकाटक वंश का एक शासक हुआ करता है जिसका नाम है रुद्र सिंह द्वितीय। तो उसी रुद्र सिंह द्वितीय से इस प्रभावती गुप्त का क्या होता है? शादी हो जाता है। अगला प्रश्न करें कि विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? अब इस चैप्टर से, इस नाम से आप भलीभूत परिचित होंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना? चलें आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 127 कह रहा है कि सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? तो मेघदूत किसका रचना है? तो मेघदूत आपका रचना है कालिदास का। ठीक है, क्या है? कालिदास का। अच्छा, क्या है मेघदूत? क्या है? तो आपका मेघदूत है खंड काव्य है। मेघदूत और ऋतु संहार आपका खंड काव्य है। और रघुवंशम और कुमार संभव इनकी दो महाकाव्य हैं। और इनके 3 नाटक बहुत ही फेमस हैं, जिसमें पहला है अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, और एक मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, तो बस इतना ही याद रखेंगे। एक और है कुछ विक्रमों कुछ करके है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, इसके लिए माफी चाहते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न करा कि प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी हैं? प्रकाश प्रशस्ति अभिलेख कहाँ पे है? इलाहाबाद में। ठीक है, जिसका नया नाम क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है। तो किस वंश की उपलब्धियों की चर्चा है? तो गुप्त वंश की उपलब्धियों की चर्चा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न करा कि गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो वीणा वादक में नाम आता है समुद्रगुप्त। ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए खुद का चित्र अंकित करवाया था। प्रश्न करा कि किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो जो गुप्त साम्राज्य था उसे प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न करा कि किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? प्रश्न रिपीट हुआ है क्या? नहीं, प्रश्न अलग अलग है। ये 17/2/21 में और ये आपका 30/1/21 में प्रश्न रिपीट नहीं है, मतलब रिपीट हुआ है बट अलग अलग आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो स्वर्ण युग आपको पता है गुप्त काल। अगला प्रश्न करा कि नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व की महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना होती है वो गुप्त वंश के दौरान होती है और गुप्त वंश का एक शासक था जिसका नाम था कुमारगुप्त। इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था बिहार में। और एक शासक होता है दिल्ली सल्तनत का जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति होता है जिसका नाम है बख्तियार खिलजी, और बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। प्रश्न है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश की वागडोर किसने संभाली थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद पहले कौन शासक था इसका? पहले इस जो गुप्त वंश के संस्थापक थे जिनका नाम श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम होता है, और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन?
समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंशों के राजाओं ने किस पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से युद्ध करते रहे। तो जो हर्षवर्धन थे, पहले तो इनकी राजधानी थानेश्वर थी, लेकिन जब इनके जीजा जिनका नाम था क्या, गृहवर्मन, तो इनकी हत्या हो गई थी, तो फिर इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ से, थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया और इसी कन्नौज पे अधिकार करने के लिए प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट राजा आपस में लड़ते रहे, जिसमें सर्वाधिक जो जीत होता है वो राष्ट्रकूट वंशों का होता है। सबसे अधिक जीत किसकी होती है, राष्ट्रकूट वंशों की होती है। सबसे अधिक हार किसकी होती है, पाल वंशों की होती है। लेकिन अंतिम रूप से कौन जीत जाता है, प्रतिहार वंश, प्रतिहार शासक जीत जाते हैं। ठीक है ना। चलिए, प्रश्न करा कि चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने कहां पे एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। कहां पर एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो ये सभी वंश कहां से निकल के आए थे, मगध से निकल के आए थे। कहां से निकल के आए थे, मगध से निकल के आए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था। तो गुप्त वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, तो पाटलिपुत्र, जो वर्तमान पटना है। इसकी स्थापना किसने की, आपको पिछले क्लास में बता दिए थे और उम्मीद है कि आप लोग पिछला क्लास पढ़े होंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे। अब यहाँ देखिए, यहाँ गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक, वैसे तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो आपके श्रीगुप्त थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम कहीं नहीं दिया है। जब चंद्रगुप्त प्रथम दिया होता तो चंद्रगुप्त प्रथम आपका उत्तर होता। ध्यान से सुनेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम दिया होता तो आपका सही उत्तर चंद्रगुप्त प्रथम होता, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम नहीं दिया है तो आप क्या लगा देंगे, श्रीगुप्त लगा देंगे। प्रश्न संख्या 238 कह रहा है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया। पीछे ही आपको हम बता दिए थे कि कौन सा यात्री है जो चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य जिनका नाम था, उनके शासनकाल में आया था और उसका नाम क्या था, फाहियान। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा कि हर्षवर्धन के राजभाषा कवि कौन थे। तो हर्षवर्धन के जो कवि थे वो कौन थे, वानरभट्ट। देखिए, राजसभा कवि, केवल नाम आपका इधर से उधर दिया है, बाकी सब कुछ ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास कौन प्रभुत्व में आए और उसके काल को भारत के अंधी युग के रूप में जाना जाता है। क्या प्रश्न कर रहा है कि हर्ष की मृत्यु के बाद, यानी कि हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास कौन प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता है। तो जब हर्ष की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद से जो शासक होते हैं उनमें सभी कौन से होते हैं, राजपूत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, इनके बाद के काल को ही राजपूत काल कहा जाने लगा था। 241 कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का कितना ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। ये सब प्रश्न थोड़ा सा आपका टफ हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, ध्यान से समझिए क्या कर रहा है प्रश्न। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का कितना ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। उस समय आपका क्या था, आपका समय था 390।
390 ईस्वी तक गुजरात में भी विस्तार कर लिया था। और आज का लास्ट प्रश्न कर रहा है कि चीनी यात्री इत सिंह कहाँ पे 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत सीखा था। तो इन्होंने कहाँ रुका था इत सिंह, तो इन्होंने लिखा था रुका था कहाँ पे, ताम्रलिप्ति में। ताम्रलिप्ति में रुककर 3 वर्ष तक संस्कृत सीखा था। तो चलिए आज की क्लास को फिर रोकते हैं, सारे प्रश्न आपके हो गए। अब कल से हम चलेंगे दक्षिण भारत की तरफ। तो फिर आज के क्लास को रोक देते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।